हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने रज़िया सुल्तान चैप्टर के अगले पार्ट की बात करते हैं कि रज़िया सुल्तान जो कि एक बड़ी ही योग्य, महत्वाकांक्षी, सफल, न्यायी, चतुर, कूटनीतिज्ञ शासक थी, उसका आखिरकार पतन क्यों हुआ। रज़िया सुल्तान के पतन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है उसके द्वारा सर्वप्रभुता संपन्न राजतंत्र की स्थापना। रज़िया सुल्तान क्योंकि योग्य थी, महत्वाकांक्षी थी, अतः वह चाहती थी कि सत्ता उसके नियंत्रण में हो और सत्ता पर उसका निरंकुश प्रभाव हो। जबकि उसके पिता इल्तुतमिश के समय में गठित चालीसा का दल इल्तुतमिश के लिए ही एक समस्या था और उस समस्या से दूर होने के लिए ही उसने इन 40 सरदारों को, तुर्क सरदारों को महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्थान दिया था ताकि वे उसके साम्राज्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना डाल सके। और रज़िया सुल्तान उनकी शक्ति को कम करना चाहती थी, अतः यह चालीसा का दल रज़िया की इन गतिविधियों से अत्यंत नाराज़ था। वे अपनी शक्ति और अपने प्रभाव को कम नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए रज़िया का शासनकाल पूरे समय में इनके विद्रोहों से भरा रहा। और यही कारण था कि वे इस सर्वप्रभुता संपन्न राजतंत्र को स्थापित नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए जब से रज़िया ने गद्दी संभाली तब से वे लगातार उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, विद्रोह करते रहे और अंततोगत्वा संयुक्त रूप से विद्रोह करके वे रज़िया को समाप्त करने में सफल हुए। अगला कारण था स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी सरदार। ये सरदार इतने स्वार्थी व महत्वाकांक्षी थे कि वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तथा महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने पग पग पर रज़िया के साथ में धोखा किया। जैसे रज़िया सूबेदारों का विद्रोह दमन करने के लिए गई तो उसका वजीर विद्रोहियों के साथ में मिल गया। जब वह पुनः सूबेदारों का दमन करने के लिए गई तो उसके विश्वास पात्र मलिक याकूत को मार दिया गया। अल्तूनिया जो कि विद्रोहियों के साथ मिला हुआ था, जब उसे यह लालच दिया गया कि वह दिल्ली का शासक बन सकता है तो वो रज़िया के साथ मिल गया। तो हम ये देखते हैं कि रज़िया के समय में तुर्क सरदार इतने स्वार्थी व महत्वाकांक्षी थे कि वे लगातार रज़िया के लिए एक समस्या बनते रहे और साम्राज्य को, शासन को कमज़ोर बनाते रहे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था रज़िया के द्वारा तुर्क सरदारों की उपेक्षा। क्योंकि तुर्क सरदार इल्तुतमिश के शासनकाल से ही राजकार्य में बाधा डाल रहे थे, रज़िया के लिए विद्रोह कर रहे थे, इसलिए रज़िया ने शक्ति का संतुलन बनाने के लिए, तुर्क सरदारों पर नियंत्रण करने के लिए ईरानी, तुरानी, अबिसीनियाई, अफ़गानी सरदारों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित किया, जिससे तुर्क सरदार नाराज़ हो गए क्योंकि वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तुरानी, ईरानी, अफ़गानी और अबिसीनियाई मुसलमानों से स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि खलीफा तुर्क है। तो इसलिए तुर्क सरदारों को ये अपनी उपेक्षा लगी और इसी उपेक्षा के कारण वे मन से रज़िया के साथ नहीं रहे और रज़िया के साथ में हमेशा उन्होंने विद्रोह या बगावत का कार्य किया। अगला कारण था रज़िया का पुरुष के वेश में शासन करना, दरबार में उपस्थित होना, जिसके कारण रूढ़िवादी मुसलमान रज़िया से नाराज हो गए। शासक बनने के बाद रज़िया ने इस बात की आवश्यकता को समझा कि यदि उसे शासन पर नियंत्रण करना है तो उसे पर्दा छोड़ना पड़ेगा, पुरुषों की भांति दरबार लगाना पड़ेगा, पुरुषों का वेश पहनना पड़ेगा, नगर का भ्रमण करना पड़ेगा, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना पड़ेगा। इन सब कार्यवाहियों से रूढ़िवादी मुसलमान नाराज हुए क्योंकि रूढ़िवादी मुसलमान स्त्री को पर्दे में और घर की चार दीवारी में ही देखना पसंद करते थे। उसे एक शासक के रूप में आदेश देते हुए, शासन करते हुए देखना उन्हें पसंद नहीं था। यह कारण हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, हर बार इस बात का जिक्र होता है कि रज़िया का स्त्री होना उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण था। यदि रज़िया स्त्री ना होकर पुरुष होती तो वह सल्तनत की सबसे योग्य, सबसे
सफल शासक होती, पर किंतु रजिया स्त्री थी। इस्लाम में भी स्त्रियों को शासन का अधिकार नहीं दिया गया है। अतः तुर्क सरदार अमीर इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि उनके ऊपर किसी महिला के द्वारा शासन किया जा रहा है। इसलिए रजिया का विरोध हुआ और रजिया की मृत्यु भी, रजिया का वध भी इसी कारण हो पाया। अगला कारण था असुरक्षा की भावना। जैसा कि हम पूर्व में ये बात कर चुके हैं कि रजिया के द्वारा ग्वालियर के शासक को जब दरबार बुलाया गया और उसको वो गायब हो गया, तो इन लोगों को लगा कि शायद अगली बारी हमारी है, तो उन्होंने उनमें असुरक्षा की भावना घर कर गई और वो इतने डर गए कि उन्हें लगा कि अगली बारी उनकी है। इसलिए उन्होंने रजिया के खिलाफ एकत्रित होकर के रजिया का विद्रोह करने का निर्णय लिया। अधिकांश इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं कि रजिया के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था कि रजिया का अपने व्यक्तिगत सुरक्षा का जो अधिकारी था याकूत, उसके प्रति उसका अतिरिक्त स्नेह था। ये जो याकूत था उसे उसने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए लगा रखा था, वह अंगरक्षकों का अध्यक्ष था, लेकिन रजिया की देखभाल याकूत के द्वारा ही की जाती थी। जब रजिया घुड़सवारी करती थी तो याकूत ही उसको अपने हाथ का सहारा दे करके घोड़े पर बिठाता था। हर अभियान में रजिया याकूत को रखती थी। तो याकूत जो कि एक अबिसीनियाई हबशी था, उसे इतना महत्व मिले, यह तुर्क सरदारों को और अन्य अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और यही कारण था कि जब सूबेदारों के विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया जा रही थी तो सबसे पहले याकूत का ही वध किया गया, ताकि रजिया की शक्ति को कमज़ोर कर दिया जाए। अंतिम कारण है केंद्रीय शासन की दुर्बलता। बार बार होने वाले विद्रोह के कारण रजिया को बार बार युद्धों का दमन करने के लिए, विद्रोहों का दमन करने के लिए जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वह केंद्रीय शासन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो रही थी। सूबेदारों पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा था और यही वजह रही कि रजिया सुल्तान का पतन हो गया। हालांकि रजिया सुल्तान ने 3.5 से 4 वर्ष के बीच शासन किया, लेकिन रजिया का शासन अपने आप में बहुत महत्व रखता है और इसी रूप में हम रजिया के कार्यों का और चरित्र का मूल्यांकन करते हुए ये मानते हैं कि रजिया एक योग्य शासिका थी। रजिया ने जिस योग्यता के साथ शासन को ग्रहण किया, रुकनुद्दीन फिरोज़ के खिलाफ बगावत करते हुए, उसकी माँ शाह तुर्कान के खिलाफ बगावत करते हुए जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को अपने साथ में लिया और जिस प्रकार से उसने गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित किया, जिस प्रकार से शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, उससे यह स्पष्ट होता है कि रजिया एक योग्य शासिका थी। रजिया योग्य शासिका होने के साथ साथ एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी थी और उसकी कूटनीति हमें समय समय पर दिखाई देती है। जिस तरीके से उसे पता था कि तुर्क अमीर उसे गद्दी पर नहीं बैठने देंगे, तो उसने जनता का सहारा लिया और दिल्ली की जनता के सहयोग के कारण अमीर उसका विरोध नहीं कर पाए और रजिया गद्दी पर बैठ गई। गद्दी पर बैठने के बाद जिस प्रकार से सूबेदारों ने उसका विरोध किया और उसने जिस तरह से सूबेदारों के बीच फूट डाली और फूट डाल करके उनके विद्रोहों का दमन किया, वो उसकी कूटनीतिज्ञ माहिरता को दर्शाता है। इसके पश्चात जिस प्रकार मंगोलों के आक्रमण से उसने दिल्ली राज्य की सुरक्षा की और सैन्य सहायता ना दे करके आर्थिक सहायता की बात कहकर उसने इस सुल्तान ख्वारिज्म के सूबेदार मलिक हसन कालुंग को टाल दिया, वह भी उसकी कूटनीतिज्ञता को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से उसने शक्ति संतुलन के लिए तुर्कों के खिलाफ अफ़गानों, तुरानियों, ईरानियों और अबिसीनियाई हबशियों को महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित किया, वह उसके शासन की परख, उसकी कूटनीतिज्ञता को, उसकी चतुराई को प्रदर्शित करती है। योग्य शासक और कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ रजिया वीर, सैनिक और योग्य सेनापति भी थी।
उसने सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और वीर सैनिक के गुण भी उसने अपने युद्धों के अंदर प्रदर्शित किए। उसका अगला गुण था कि वह पहली निरंकुश शासक थी। उसने शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित करने का प्रयास किया, हालांकि वो इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई और शायद यही कारण था जिसकी वजह से उसका शीघ्रता से पतन हुआ। किंतु उसने इस बात को जाना, पहचाना कि अगर शासन को स्थायी बनाना है, मजबूत बनाना है, तो सल्तनत के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश के वंश में रजिया पहली व अंतिम सुल्तान थी जिसने केवल अपनी योग्यता व चरित्र के बल पर ही दिल्ली सल्तनत की राजनीति पर अधिकार बनाए रखा। हालांकि रजिया ने केवल 3.5 वर्ष के आसपास शासन किया, फिर भी वह निसंदेह अत्यंत सफल व असाधारण शासिका थी। वह एक वीर, साहसी, योग्य सेना नायक थी, कुशल कूटनीतिज्ञ थी, चतुर व न्यायी तथा दानशील शासक थी। विद्वानों को वो आश्रय देती थी तथा प्रजा से स्नेह रखती थी। इसीलिए वह अपने समय की एक अद्भुत व कुशल शासक कहलाई।